जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या माना जाता है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए। सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। शहीद बच्चों के वालिदैन की जुर्रत और सब्र को सलाम है। इस वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का आगाज़ हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरातंग किया गया। ऑल्दो आज भी पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है, लेकिन प्लान के मुताबिक रियासत की जानिब से दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत ही बड़ा सानिया था जिसे आज 11 साल बीत गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। लोधी साहब, सानिया एपीएस को 11 साल बीत गए हैं। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, जिसके बाद हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान का आगाज़ भी किया गया। क्या समझते हैं आप कि इस प्लान पे मज़ीद काम करना चाहिए था जो कि ना हो सका? जी, पहली बात तो आपने दुरुस्त कहा कि ये इतना बड़ा घाव है हमारे जिस्म पर और हमारे रूह पर कि इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपने दुरुस्त कहा कि शायद सबसे बड़ा, यकीनन सबसे बड़ा वाक़या था दहशतगर्दी का। और इसके बाद पहली बात तो ये है कि इसके बाद हम बहुत ज़्यादा मुस्तैद हुए, हालांकि पहले भी होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप सही कह रही हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान के जो निकात थे उनमें से चंद एक के ऊपर तो अमल हुआ। शुरू में काफ़ी जोशो खरोश नज़र भी आया, लेकिन जो वक्त गुजरता गया मेरा ख्याल उसकी तरफ तो जो कम होती गई, या सब लोगों ने ताबन नहीं किया, जिसकी वजह से वो आगे चल नहीं पाया। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो वालिदैन जिन्होंने अपने लफ्ते जिगर फूल जैसे बच्चे गंवाए, जी और आपको पता है कि टोटल 150 के करीब फर्टिलिटीज हुई थी, जिनमें बच्चे भी थे, असानियाँ भी थी और लोग भी थे। जी तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है कि कौमें कभी भी इस किस्म की चीज़ को भुला नहीं सकती। और हैरत की बात है कि अगर हम अब भी इस अफरीत पर काबू अभी तक क्यों नहीं पा सके, इसके जितने फैक्टर्स हैं इन पर बैठकर गौर व फिक्र करना चाहिए। और इसके मुताबिक अपना नया, अगर नैप भी आपको बनाना पड़े, नेशनल एक्शन प्लान की कोई नई शिकें उसमें डालकर, जो कि मैंने सुना है कि उसके ऊपर काम हो रहा है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना तो ये ऐसे लगता है कि हम हर बुराई को बर्दाश्त करते रहेंगे और उसके साथ चलते रहेंगे, और कई सालों तक वो रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इंप्रेशन मेरा ख्याल सानिया अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आर्मी वी हैव पब्लिक टू डू स्कूल के समथिंग। बाद हमने ये भी देखा था कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद को लॉन्च किया गया दहशतगर्दों के ऊपर, और टीटीपी के जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम वासिल किया। क्या समझते हैं आप कि इन दो ऑपरेशन से, जो कि बड़े ऑपरेशन माने जाते हैं, इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें कुछ हद तक कमी आई थी? जी देखें, बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके जो जो मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि ये सिर्फ फौजी नौयत की चीज़ नहीं है। इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल भी होता है, इकोनॉमिक एंगल भी होता है, और साफ ज़रा के फौजी एंगल भी होता है, कुछ माशरती एंगल्स भी होते हैं, सोशल एंगल्स। तो ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच से हो सकता है, और नेशनल एक्शन प्लान में यही बात थी। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नज़र में ऐसा लगा, या कम अज़ कम ये महसूस हुआ कि शायद फ़ौज तो अपना काम किए चले जा रही है, लेकिन जहाँ फ़ौज को रुकना है और किसी और ने टेक ओवर करना है और आगे चलाना है, सियासत को आगे चलाना है, मईशत को आगे चलाना है, माशरत को आगे चलाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, वो काम फिर नहीं हो सका। अब किसको हम दोष दें, किसको दोष ना दें, ये मेरा ख्याल, इसके बजाय हमें ये चाहिए कि आज भी मिलकर बैठ जाएं अच्छा, और एक लाए दहशतगर्दों की अमल जानिब से नया तैयार करें। आर्मी पब्लिक स्कूल को जब टारगेट किया गया तो क्या उनका माइंडसेट था कि हमें सॉफ्ट टारगेट जो है वहां लॉन्च करना है? यकीनी तौर पे एक बुज़दिलाना हमला था दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन इससे बड़ा वाकया पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान में इस वक्त भी दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मुज़ाकरात भी हमने देखे, लेकिन वो भी नाकाम हो गए लोधी साहब। जी देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान का सॉइल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम घबराते हैं उसका नाम लेने से। जो कि असल में इसके पीछे है वो है हिंदुस्तान और रॉ और कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो बार बार अफगानिस्तान का नाम लेने से कुछ नहीं बनेगा। जब तक आप वो हाथ नहीं काटेंगे जो इन कठपुतलियों को इस्तेमाल करते हैं, जो इनके लिए सारा प्लान मुहैया करते हैं, जो इनके लिए हथियार मुहैया करते हैं, जो इनको सारी खबरें देते हैं, उस तक ये मामला हल नहीं होगा। आपने देखा होगा तमाम चैनल अक्सरियत जो है हम करते रहते हैं अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, हालांकि असल जो बात है वो है रॉ रॉ रॉ।
میں یہ سجیشن پیش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کریں، اور جہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے ان ہاتھوں کو کاٹیں، وہاں تک پہنچیں، ان کو مزہ چکھائیں، تب بات بنے گی۔ صرف افغانستان سے بات چیت کرنے یا ان سے کوئی بھی لیکن مسئلہ ہم نے حل بھارت میرا کو خیال ہے اتنے مئی آرام کے سے نہیں ہوگا۔ مہینے میں مزہ چکھایا تھا، کئی رافیل طیارے ان کے گرائے، جس کے بارے میں خود تصدیق کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کو مزید مزہ چکھانے کی ضرورت ہے تاکہ افغانستان کو جو بیچ میں لایا گیا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، وہ نہ ہو سکے۔ جی، تو اس میں بتا بھی دیتا ہوں کھل کر کے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب پاکستان کا جو نیوکلیر نظام ہے وہ بھارت سے بھی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے میزائل بھی اچھے ہیں، ہمارے باقی جو وار ہیڈز ہیں وہ بھی اچھے ہیں، ہماری نشانہ بازی بھی اچھی ہے، لیکن بہرحال اس کا تو استعمال نارملی ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا روایتی جنگ میں بھی ہم نے ان کو دھول چٹائی، جس کا یہ مطلب ہے کہ روایتی جنگ چاہے ایئر فورس کی ہو، نیوی کی ہو، یا اس میں بھی وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ ہے غیر روایتی جنگ، جس کو لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہتے ہیں، جو کہ روایتی جنگ سے نیچے نیچے لڑی جاتی ہے، جس میں آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرتے ہیں، جس میں آپ ٹیررزم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ تو نہیں کھل کے کہہ سکتا آپ کے ٹی وی پر کہ ہمیں اسی قسم کا جواب دینا چاہیے، لیکن پاکستان کو کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ جو دکھ ہمیں پہنچایا جا رہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ دکھ ہم دشمن کو پہنچائیں، اور وہ افغانستان پہ حملہ کرنے سے نہیں ان کو پہنچ سکتا۔ تو یہ جو میں نے چھپے الفاظ میں بات کی ہے، ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس ایریے میں ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس ایریے میں ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے۔ ہم روایتی طور پہ بہت اسٹرانگ ہیں انشاءاللہ، ہم ایٹمی ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ جو انڈائریکٹلی ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، جس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس انوالوڈ ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالوڈ ہیں، اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بات چیت کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے۔ اور ہم اس میں کوئی اتنے برے نہیں ہیں اگر ہم کوشش کریں، لیکن صاف ظاہر ہے ہم اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں، بین الاقوامی رولز کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ پھر ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ اچھا لودھی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کی نیشنل ایکشن پلان پہ مزید عمل درآمد کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہی پچھلے مہینے اٹیک ہوا، اور پشاور میں بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو مزید نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو انٹرنل کوہیژن پیدا کرنی پڑے گی۔ اندر جو ہمارے کچھ دراڑیں ہیں ان کو بھرنا پڑے گا، اس میں افہام و تفہیم سے کام لینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیرونی دشمنوں سے بھی لڑتے رہیں اور اپنے لوگوں سے بھی لڑائی شروع کر دیں۔ تو یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ بھئی اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ اس میں بڑی ہنرمندی، عقل مندی، صوابدید کی ضرورت ہے، دانش مندی کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ہمیں دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ افغانستان میں جو جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، اس کو بھی ہم اس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، وہ جہاں بھی ہیں، جی لیکن افغان حکومت جو ہے ان کے اوپر ڈپلومیٹک دباؤ ڈالیں اپنے دوستوں کے ذریعے، اور پہلے بھی ڈالتے رہیں اور ڈالیں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ لڑائی کا ٹائم نہیں ہے، بھارت داؤ لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ اور تیسرا، جو افغان لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جیسے کہ ہمارے سپہ سالار نے بھی کہا ہے اور ڈی ایچ پی آر نے بھی کہا ہے، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کے لیے ہم مشکلات پیدا نہ کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو یہ 3 پرونگ ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے افغانستان کے سلسلے میں، اور ایک اسٹرانگ پرونگ استعمال کرنا پڑے گا بھارت کے سلسلے میں، تب اور اندرونی طور پہ ہمیں یکجہتی بنانی پڑے گی، آپس میں جو رنجشیں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو گلے لگانا پڑے گا، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی پڑیں گی، آگے چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سو لڑتے رہیں، رائٹ پر بھی لڑ رہے ہیں، لیفٹ پہ بھی لڑ رہے ہیں، اندر بھی لڑ رہے ہیں، ایسے ملک آگے نہیں چل سکتے۔ یعنی کہ لودھی صاحب، مذاکرات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ دوحہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، ترکی میں بھی مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے، تو دو حل ہوتے ہیں، آیا آپریشن، آیا مذاکرات۔ افغانستان سے اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ نیبرنگ کنٹری ہے، اور اگر آپریشن ہوتے ہیں تو کیا پاکستان کا اس میں فائدہ ہے، یا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، جو افغانستان ہے، جو لوگ افغانستان کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان کوئی ہوموجینئس سوسائٹی نہیں ہے، کوئی ایک مربوط قسم کی وہ سوسائٹی نہیں ہے کہ حملہ کر دیں تو وہ سب کے سب دب جائیں گے یا ان پہ ہم قابو پا لیں گے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی اسٹرانگ فورسز ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں نارکوٹک والے لوگ بھی ہیں، جس میں گن رنرز ہیں، اسمگلرز ہیں، ٹی ٹی پی ہے،
दाइश है, ISI के, ये वो ग्रोह है जिसके साथ हमें लड़ना है, हर हालत में लड़ना है। ये जो अफगान हुकूमत है और जो उसमें मुख्तलिफ और उनकी हुकूमत के अंदर भी धराड़े हैं, उनके साथ हमने और तरीके से पेश आना है, और जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके साथ हमने तीसरे तरीके से पेश आना है। तो ये जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप जो कह रही है ना कि हम बात 70 साल से कर ही रहे ना, कभी भी तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात ईजी नहीं हुए। तो जिनके साथ लड़ना चाहिए उनके साथ जरूर लड़ें, जिनके साथ बात करनी चाहिए उनके साथ बात जारी रखें, जहाँ 70 साल तक बात करते रहें और करते रहें, उन पे और प्रेशर डालें, और अवाम टू अवाम जो है आपस में ज़्यादा बदमज़गी पैदा ना होने दें। हम जगह अगर नहीं देंगे तो हिंदुस्तान उधर नहीं बैठ सकता। अगर हम खुद ही पीछे हट जाएंगे, सरहदें बंद कर देंगे, तिजारत बंद कर देंगे, तो एक्चुअली हमने हिंदुस्तान के लिए अच्छा लोधी साहब, आप ये नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बरगराम एयर बेस का जिक्र किया था, जिसके बाद हमने देखा था कि हालात कशीदा हो गए? बरगराम एयर बेस कब हासिल होगा अमेरिका को? क्या एक बार फिर अमेरिका अपनी फौज भेजेगा अफगानिस्तान में? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था, आपको पूरा अगर याद हो, कि बगराम एयर बेस हम चाहते हैं, अगर ना मिला तो देन बैड थिंग्स विल हैपन। आपने ये सुना होगा ना, बिल्कुल बैड थिंग्स विल हैपन। तो बैड थिंग क्या थी? वो बैड थिंग ये थी कि हम फिर पाकिस्तान के जरिए आपके ऊपर हमला करवा देंगे। तो लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हमें पता है कि कहाँ हमने हमला करना है, कौन हमारा असल दुश्मन है, कहाँ हमने हमला नहीं करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ थी जो कि वो कभी पूरी नहीं कर सकेगा, और किसी के कहने पर हम किसी जंग में मुलव्वस नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा, ऐसे ही हो रहा है कि हम TTP के साथ लड़ते रहेंगे, हम अफगान हुकूमत के साथ बात करते रहेंगे, उन पर दबाव डालते रहेंगे, और अफगान जो अवाम है उनके साथ हम अपना कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको तकलीफ ना हो, और हिंदुस्तान को हम स्पेस नहीं देंगे। तो जो हम हिंदुस्तान की ही तरफ रखेंगे, और वो डोनाल्ड ट्रंप चाहे मैं कुछ भी कहे, हम कोई काट की पुतलियां नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहे उनके ऊपर चढ़ जाओ तो हम चढ़ जाएं, अगर पीछे हट जाओ पीछे हट जाएं। नहीं, माजी में हमने सुना था एब्सोल्युटली नॉट, लोधी साहब, तो क्या अब हम देखेंगे कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दोबारा कहा जा सकता है? नहीं, देखें, एब्सोल्युटली नॉट तो कहने का तरीका नहीं है ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। जब आपने नो भी करना हो डिप्लोमेसी में, तो वो किसी तरीके से नो करते हैं। वो नो करने का अंदाज होता है, और वो नो करने का अंदाज वो है जो आजकल हमने किया है। इस तरीके से ना करना चाहिए। जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो कोई गलत नहीं कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। उनको कहना चाहिए था कि हम इस पे गौर करेंगे, मैं जाके पार्लियामेंट से पूछता हूँ, मैं अपने मुल्क में जाके करता हूँ। तो इस तरीके से आप टाइम बाय करते हैं, तो डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, डिप्लोमेसी होती है। जी जी, तो ये इस तरीके से जो मैसेजिंग होती है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस वक्त डिप्लोमेसी कर पा रही है? लोधी साहब, आपका इस पे क्या स्टेटमेंट होगा या तज्जिया होगा? जी, मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल चूंकि हमारी माली हालत बहुत कमज़ोर है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत कमज़ोर है, वो एक्सप्लॉयटेबल है, और भी हमारे कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि एक्सप्लॉयटेबल हैं, जिसकी वजह से हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि सोच समझ सभी में है, सब जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी लड़ाई हिंदुस्तान से है, अफगानिस्तान से नहीं है, और हमें हिंदुस्तान उलझाना चाहता है अफगानिस्तान में, उसके बाद वो अपनी मंशा पूरी करने चाहते हैं। तो हम जिस हिकमत अमली पर चल रहे हैं, वो मेरा ख्याल ठीक है, कि बेशक हम कहें कुछ भी, लेकिन जो करते हैं उस पर गौर करना चाहिए। और मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी। आपने देखा होगा कि ये जो मिडिल ईस्ट में ये बड़ी खबरें उड़ी थी कि जी हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, हम वहां पर अपनी फौजें भेजेंगे। इन तीनों में से कोई काम हुआ है? तो कहने की बात और होती है। सऊदी वली अहद ने भी इसकी ख्वाहिश जाहिर की थी, और लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। यू राइट जी, तो वो नहीं, हमने अपनी कंडीशंस रखी है ना, कि देखें, बात ये है कि हम हमास को कैसे हथियार लेने बिल्कुल नहीं लेंगे। दूसरा ये है कि आप इंश्योर करें कि अब इसराइल कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, जो कि हो ही नहीं सकता, इसराइल की कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। तो ये होती है डिप्लोमेसी की, आप बातचीत करें, बात मान जाएं, कंडीशन ऐसी रखें कि वो बात पूरी ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम लोधी साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, सानिया पेशावर जो है वो सबसे बड़ा अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या था। इससे पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही, लेकिन इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, और आज इस वाक़े को 11 साल बीत गए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पे भी काम किया गया, और कई ऐसे ऑपरेशन पाक फ़ौज की जानिब से किए गए जिसमें सफाक दहशतगर्द मारे गए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त